Good afternoon, students. Good afternoon to all of you. We हमारी क्लास शुरू कर रहे हैं. We are continuing our class. Last topic, user-defined function. We have started yesterday. We have defined a single problem function, addition of two numbers, using four ways: either passing argument or not, either taking return or not. Good afternoon to all of you. यस, स्टार्टिंग है, थोड़ा सा मैं गैप इसलिए ले रहा हूँ ताकि स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए और मैं भी अपनी लिंक ये अलग अलग जगहों पर शेयर कर पाऊँ इस वीडियो की. जो लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं प्लीज इसमें कुछ कमेंट लिखे ताकि पता लग पाए कि आप लोग ज्वाइन हो गए. Okay. Once again, good afternoon to all of you. This is Amit Dave, VGT Computer Science, Kendriya Vidyalaya, Paschim Bihar. We have started our topic function, and inside this topic, under this topic, we have defined a function in different four ways. बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन शुरू किया था, यूजर डिफाइंड फंक्शन. अपने फंक्शंस कैसे डिफाइन किए जाए, तो जस्ट एक रिकैप कर लें क्या होता है. जब भी आप अपना खुद का फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, whenever you define your own function in your program, then we must have to consider these 2 points. First, we have to define function and then calling of function. For example, this is a definition of function of addition of two numbers, and here we have called this. There are total 4 ways by which we can define a function on the basis of argument and return. फंक्शन में आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू के आधार पर इसके 4 डेफिनेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है. ये इसलिए जरूरी है ताकि इसमें से जो टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंगली वी हैव टू कॉल दैट फंक्शन. या कॉलिंग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन होना या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉलिंग होना, तो ये दोनों चीजें बैलेंस होना जरूरी है. नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, यस आर्गुमेंट नो रिटर्न, यस आर्गुमेंट यस रिटर्न, एंड नो आर्गुमेंट यस रिटर्न. अभी इस प्रोग्राम में देखिए आर्गुमेंट कहाँ होता है, जब फंक्शन कोई डिफाइन हो रहा है, डेफ कीवर्ड लिखा जाता है हेडर लाइन में, और ब्रैकेट में कुछ भी मेंशन नहीं किया, मतलब दिस फंक्शन इज नॉट हैविंग एनी पैरामीटर, नॉट आर्गुमेंट. कॉल करते समय भी कोई आर्गुमेंट नहीं दिया जा रहा है, ब्रैकेट एम्प्टी. so this is case of no argument. This function is not having any return statement, therefore this function is not returning any value. तो ये no return no argument का केस था. Then yes argument. यहाँ पे एक बात भी याद रखिए बेटा कि 2 टर्म बोल रहा हूं मैं, कल भी मैंने बताया था, आर्गुमेंट बोल रहा हूं और पैरामीटर बोल रहा हूं. वैसे देखा जाए तो जनरली आर्गुमेंट वर्ड कहाँ यूज होता है, whenever we pass something at calling line of function then it is called argument. ज्यादा सुटेबल वर्ड आर्गुमेंट किसके लिए यूज होता है, जब फंक्शन कॉल करते समय जो वैल्यू हम दे रहे हैं इट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, और इन्हीं वैल्यू को रिसीव करने के लिए जो फंक्शन डेफिनेशन में वेरिएबल मेंशन किए जाते हैं दीज आर कॉल्ड पैरामीटर. तो आर्गुमेंट मतलब पासिंग वैल्यूज और पैरामीटर मतलब रिसीविंग वैल्यूज. तो यहां हम देखिए इस प्रोग्राम को देख के और थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा. 2 नंबर इनपुट किए,
अंडर मेन फंक्शन मेन सेक्शन, ये पार्ट प्रोग्राम का मेन पार्ट है। यहां पर दो वैल्यूज इनपुट किया a एंड b। नाउ दीज टू वैल्यूज वी आर पासिंग इनटू दिस फंक्शन। हम चाहते ये थे यहां पर कि दो यूजर से नंबर्स इनपुट करेंगे, इन नंबर का एडिशन और रिजल्ट का आउटपुट वाला काम हमको फंक्शन से करवाना है। वी वांट टू टेक इनपुट इनसाइड मेन, दिस इज मेन पोर्शन। तो मेन फंक्शन में इनपुट कर लिया और ऐड करना, और फंक्शन ऐड होने के बाद जो रिजल्ट है प्रिंट करने का टास्क हम फंक्शन से करवा रहे हैं। सो हियर वी हैव पास्ड दिस ए बी एज अ आर्गुमेंट इनटू ऐड फंक्शन। इस लाइन को पूरा क्या कहा जा रहा है कि हम ए बी को आर्गुमेंट की तरह ऐड फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो जब ये फंक्शन कॉल हो गया विथ आर्गुमेंट, यस आर्गुमेंट, तो ये ऐड फंक्शन जब एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो सबसे पहला काम ये होगा कि ए और बी की वैल्यू एक्स और वाई में पास हो जाएंगी। ए की वैल्यू एक्स में जाएगी, बी की वैल्यू वाई में जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एक्स और वाई को बोला जाएगा पैरामीटर। ए की वैल्यू एक्स ने रिसीव की, बी की वैल्यू वाई ने रिसीव की। इन आर्गुमेंट की वैल्यू इन पैरामीटर्स ने रिसीव की। क्लियर हो गया? पैरामीटर ज्यादा सूट किसके लिए होगा? जो डेफिनेशन में लिखा है वो पैरामीटर, उसके रिस्पेक्ट में जो पास कर रहे हैं वो आर्गुमेंट, या उल्टा भी बोल सकते हैं, जो पास कर रहे हैं वो आर्गुमेंट, और उसके रिस्पेक्ट में जो डेफिनेशन में रिसीव करने के लिए बैठे हुए वेरिएबल, दीज आर पैरामीटर्स। तो अब यहाँ पे इस पूरी डेफिनेशन में ए बी की वैल्यू कैच कर चुके हैं एक्स वाई, तो ए बी की वैल्यू ऐड हो रही है इनडायरेक्टली एक्स और वाई के फॉर्म में। ए और बी में 5 7 था सपोज, तो एक्स वाई की वैल्यू भी 5 7 होगी, 5 7 ऐड होकर 12 रिजल्ट बन गया। इट विल शो रिजल्ट 12। फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। क्या होता है जब कोई कॉल्ड फंक्शन एग्जीक्यूट होकर फिनिश हो जाता है? तो कंट्रोल सबसे पहले पूरा प्रोग्राम में सबसे पहली लाइन ये एग्जीक्यूट हुई, फिर ये एग्जीक्यूट हुई, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद ये एक तरह से कॉलिंग था फंक्शन का, तो कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट करेगा पूरा। और रूल सिंगल लाइन का ये, आफ्टर एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन ऑफ एनी फंक्शन कंट्रोल विल कम बैक एट कॉलिंग लाइन। अब कॉलिंग लाइन पर के बाद तो कुछ है नहीं, कॉलिंग लाइन का एग्जीक्यूशन हो गया, उसके बाद कुछ नहीं, प्रोग्राम ओवर। क्लियर? तो अब ये हमने कल प्रोग्राम बनाया था। अच्छा, इसी के अलावा तीसरा भी टाइप इंप्लीमेंट किया था, यस आर्गुमेंट यस रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट यस रिटर्न। किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा, मैंने कल आपको दो असाइनमेंट भी लिख कर दिए थे, तो उम्मीद कर रहा हूं कि सबने वो किए होंगे। फिबोनाची सीरीज और कुछ क्वेश्चंस दिए थे अपने कमेंट में, जिन लोगों ने नहीं देखा अभी देख लीजिएगा कमेंट में। और मैंने ये भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि एक फैक्टोरियल की कॉमन प्रॉब्लम लेकर उसको चारों तरीके से डिफाइन करके देखिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके लिए टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, यस रिटर्न यस आर्गुमेंट, चारों कॉम्बिनेशन में एक ही कॉमन प्रॉब्लम फैक्टोरियल को लेकर आप इंप्लीमेंट कीजिएगा। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले एक और फंक्शन डेफिनेशन का एग्जांपल देख लीजिए कि नॉर्मल प्रोग्राम को फंक्शन से कैसे कन्वर्ट किया जाए। कोई भी एक प्रॉब्लम लेते, चलो एक जैसे हम प्रॉब्लम ले रहे हैं फिबोनाची सीरीज का, एक रिकैप भी हो जाएगा जल्दी से कि अ प्रोग्राम फॉर फिबोनाची सीरीज यूजिंग फंक्शन, पर पहले विदाउट यूजिंग फंक्शन बना रहा हूं मैं, उसी को 1 मिनट लगेगा उसको कन्वर्ट करने में यूजिंग फंक्शन। अ प्रोग्राम फॉर फिबोनाची सीरीज, ऑलरेडी लॉजिक हो चुका है डिस्कस हमारी क्लास में। सीरीज क्या है? 1 1 2 3 5। अभी ये विदाउट यूजिंग फंक्शन है, हम इसको कैसे कर रहे हैं? विदाउट यूजिंग फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। कैसे होगा? आपको लॉजिक पहले से ही पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जितनी इनपुट करना है वो यूजर से इनपुट कर लेते हैं हम। इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ टर्म्स और एन। ये फिबोनाची का प्रोग्राम हमारी सेकंड क्लास में हुआ था। उसके बाद प्री इक्वल 1, करंट इक्वल 1, देन वी स्टार्टेड अ लूप फॉर I in range n टर्म्स प्रिंट करना है, देन वी हैव टू राइट n+1 ताकि ये लूप n टाइम रन हो जाए।
n टाइम रन होने के बाद हमने लूप के अंदर प्रिंट किया था, प्रिंट फ्री, लूप के अंदर प्रिंट किया था फ्री को। और फिर आगे की टर्म्स जनरेट करने के लिए नेक्स्ट इक्वल फ्री प्लस करंट, देन t इक्वल करंट एंड करंट इक्वल नेक्स्ट में सेम लाइन है जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट में की थी, वही है कि हर पिछली दो टर्म का समेशन जो है नेक्स्ट टर्म बनता है, तो पिछली दो टर्म 1 1 थी, अगली टर्म 1 + 1 से 2 बन जाएगा, उसके बाद प्री का 1 करंट में चला जाएगा, नेक्स्ट का 2 करंट में आ जाएगा, तो प्री और करंट 1 2 हो जाएंगे। अब 1 2 से नेक्स्ट टर्म बनेगा, नेक्स्ट टाइम 3 बन जाएगा, तो फिर उसके बाद ये पास होते जाएंगे, हर टर्म जो है अपनी वैल्यू पिछली वेरिएबल में पास कर देगा और नेक्स्ट टर्म जनरेट होगा। ये लॉजिक हमने इंप्लीमेंट किया था फॉर फिबोनाची सीरीज। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। बेटा सबसे पहले माइंड में आपकी क्वेश्चन यही आना चाहिए जब भी फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हो कि आपका पर्पस क्या है, आप जो फंक्शन की का यूज करना बनाने जा रहे हो तो आपका पर्पस क्या है। सबसे सिंपलेस्ट वे तो क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट वे तो ये कि पूरा उठा के फंक्शन में लिख दो। यदि यूजिंग फंक्शन करना है तो इसको केवल फॉर नेम से यदि करने जा रहे हैं तो डिफ फिबो, हम यहाँ पे फिबो नाम का फंक्शन बना दो और सारी लाइन इसमें मेंशन कर दो। सारी लाइन जब इसमें मेंशन हो जाएगी, हाँ इंडेंट का ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि ये इंडेंट जरूरी है। फंक्शन में डेफ लाइन टॉप लेवल पर रहती है, बाकी सारी लाइन उसके अंदर होगी। और ये फंक्शन को हम कॉल कर लें, फंक्शन को कॉल करना भी जरूरी है, अदरवाइज एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये फिबो को कॉल कर ले, एक सिंपलेस्ट वे, बट ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है इस सिचुएशन में। मैं आपको बता दूं, फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करना, केवल फंक्शन बना के लिख देना काफी नहीं होता। आपको एक माइंड में पहला पिक्चर क्लियर होना, आप कैसा फंक्शन बना रहे ताकि आपका यूजर का काम कन्वीनियंट हो जाए। तो देखिए, इसको अब हम अच्छे तरीके से दूसरे तरीके से बना रहे हैं। हम प्लानिंग ये कर रहे हैं कि इस फिबोनाची का प्रोग्राम ऐसा हो कि मेन प्रोग्राम में जस्ट वी इनपुट हाउ मेनी टर्म्स विच वी वांट टू जनरेट फिबोनाची सीरीज। हम केवल इतना चाहते हैं मेन प्रोग्राम में कि यूजर से एक नंबर इनपुट हो, हाउ मेनी टर्म्स डू यू वांट टू जनरेट, टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टर्म्स यू वांट टू जनरेट फॉर फिबोनाची सीरीज। ये यूजर से मेन फंक्शन में एक चीज इनपुट होगी। अब बाकी सीरीज जनरेट करने की पूरी प्रोसेस वी वांट टू इंप्लीमेंट इनसाइड द फंक्शन। अब ये काम करवाना है हमको फंक्शन से, मतलब वी आर प्लानिंग टू create a function such that if we pass number of terms n into this function, then this function will generate n terms of Fibonacci series. This is the our purpose. ये हमारा मास्टर प्लान रेडी हो गया। कैसा फंक्शन चाहिए जिसमें एक वैल्यू हम पास करें नंबर ऑफ टर्म्स बस। ये फंक्शन उन सारी उतनी n टर्म जितना अब यूजर ने पास किया उतनी टर्म जनरेट कर दे फिबोनाची की। हो गई बात। अब फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन का लॉजिक तो है ही आपके पास। ये सारी लाइनें अब रखेंगे हम फंक्शन के अंदर। यहाँ पे फंक्शन ऊपर डिफाइन किया हमने, डेफ फंक्शन नेम फीबो, फंक्शन नेम इज फीबो। पर एक इंपॉर्टेंट चीज, इस बार हम प्लान किए कि एक वैल्यू पास करेंगे, तो यहाँ ऊपर भी हमने n पैरामीटर रख दिया। दोनों आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर के नेम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Here defined a function name is Fibo. Clear? Now, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिए बेटा, जिस वेरिएबल की वैल्यू को एज अ पैरामीटर आप पास कर रहे हो, यहां से आपने इनपुट कर लिया है ना एन, मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन जब भी शुरू होता है, ये फंक्शन डेफिनेशन है और ये मेन सेक्शन। टॉप लेवल लाइन समझ में आ रहा है आपको, ये इंडेंट के अंदर सब इनर लेवल की लाइन है। टॉप लेवल की लाइन कौन सी दिख रही है आपको, एक तो ये दिख रही है जिसका इंडेंट सबसे लेफ्ट मोस्ट में है, उसके बाद सेकंड टॉप लेवल लाइन ये दिख रही है। तो जितनी डेफ लाइन के बाद जो फर्स्ट टॉप लेवल लाइन आती है वहां से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, वही आपके प्रोग्राम का मेन सेक्शन होता है। ध्यान रहे, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का स्टार्ट पॉइंट, कंप्यूटर एग्जीक्यूट करना आपके आदेशों को मानना शुरू कहां से करता है, फर्स्ट टॉप लेवल लाइन अदर देन डेफ। तो आपका आदेश कंप्यूटर ने माना, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट कर लिया, क्लियर। एन इनपुट करने के बाद ये फिबोनाची फंक्शन को एग्जीक्यूट करने चला है।
तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आप पहले ही इनपुट कर चुके हो n, वही फीबो का आपने पास कर दिया। तो ध्यान देने वाली बात ये कि यहाँ पर ये n को फिर से इनपुट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो कहां से आ रही है? मेन फंक्शन से। फर्स्ट टाइम फिर से देखिए, यूजर से नंबर ऑफ टर्म्स n इनपुट किया, इमेजिन कीजिए आपने 5 इनपुट किया, तो फीबो ऑफ 5 फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने को चला, एग्जीक्यूट होने को चला, कंट्रोल यहां आ गया। जो आपने 5 दिया तो वो इस n में कॉपी हो जाएगा। नाउ n विल बी 5। अब ये पूरी प्रोसेस में n 5 की तरह काम करेगा, मतलब 5 टर्म्स प्रिंट हो जाएगी फिबोनाची सीरीज की। क्लियर? और जब पूरा टास्क फिनिश हो जाएगा, फिबोनाची की 5 टर्म्स प्रिंट हो जाएगी, फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश, कंट्रोल विल रिटर्न बैक एट हियर एंड देयर इज नो लाइन टू एग्जीक्यूट, देन इट मींस प्रोग्राम ओवर। तो इस तरीके से ये फिबोनाची सीरीज यूजिंग फंक्शन किया। हमने जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व की, ये यूजिंग क्या था? यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक बार चेक कर लूं मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं आप, या मैं अपने आप अकेले को पढ़ा रहा हूं। किसी को कोई डाउट है बेटा, प्लीज कमेंट में लिखिएगा। एक बार चेक कर लो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं आप, मैं अपने आप अकेले को पढ़ा रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है बेटा, प्लीज कमेंट में लिखिएगा। बेटा इसमें मेरे को कुछ लिख रहे हैं, रन करके दिखा दो। मैं रन करने जाऊंगा, हो सकता है स्क्रीन स्टॉप हो जाए। मेरे लैपटॉप में मैं 1-2 बार ये चीज कर चुका हूँ, 2-3 बार ये प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ कि ये आइडियली और कंपाइलर 2-3 चीजें ऐड हो रही है, तो ये स्ट्रीमिंग बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है। आप बिल्कुल डाउट ना करें, आपके सामने नोटपैड फाइल है, मैं आपके कमेंट में साथ में पेस्ट भी कर दूंगा कोड। आप एज इट इज उठाकर कॉपी पेस्ट कीजिएगा इतना कोड, या तो आप अपने कंप्यूटर पे आइडियली कॉपी कर लीजिएगा, इसके बाद जस्ट कॉपी और पेस्ट कीजिए। कोई भी एरर आए तो मुझे बताइएगा। ये सारी रेडी टू एग्जीक्यूट कंडीशन की फाइल्स हैं, कोडिंग है, ठीक है? तो आप बस ये कोड कॉपी पेस्ट कीजिएगा, मैं आपको कोड एज इट इज प्रोवाइड कर दूंगा क्लास के बाद। अभी तक कोई डाउट नहीं है तो आगे जाए हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको परफेक्शन होना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम को यूजिंग फंक्शन करते आना चाहिए। एक और यदि डाउट हो तो एक और क्वेश्चन किया जाए यूजिंग फंक्शन, फिर आगे बढ़े। जल्दी से देख लेते हैं एक और प्रोग्राम, एक मेरे माइंड में आ रहा है, अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर। इसका लॉजिक सबको पता है कैसा है? सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, यस। सम ऑफ डिजिट का लॉजिक सिंपल सा है कि यदि यूजर ने नंबर इनपुट किया है, यूजर से एक नंबर इनपुट किया हमने, हम चाहते हैं कि उसके डिजिट का समेशन कैलकुलेट हो जाए। एक नॉर्मल प्रोग्राम विदाउट यूजिंग फंक्शन देख लो पहले, कि एंटर एन, ठीक है? एंटर एन यूजर से इनपुट किया है, हमको इसके डिजिट्स को अलग अलग करना है और इसका समेशन कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो एन इक्वल इंट इनपुट एंटर एन, ठीक है? एक नंबर इनपुट हो गया। क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया इधर देख लो, हमारा पर्पस क्या है। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, हमसे नंबर इनपुट होगा, एंटर नंबर। हमने नंबर एंटर किया 125, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 1 + 2 + 5 कितना होता है? 8। हम चाहते हैं इनके डिजिट का समेशन चाहिए। वी वांट टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर, वी वांट टू प्रोड्यूस सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर। तो यहां पर आउटपुट में वी वांट टू प्रोड्यूस 8। क्लियर? ये हमारा पर्पस है। तो इसके लिए कैसे होगा, देखिए, यूजर से नंबर इनपुट किया, लॉजिक समझ लीजिए। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, एक लूप रन कर सकते हैं हम, व्हाइल लूप लगाते हैं इस बार। व्हाइल n नॉट इक्वल्स टू 0, n नॉट इक्वल्स टू 0,
while n is not equals to 0. और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू पुट कर दी 0. सम इनिशियल वैल्यू 0. लूप के अंदर एक ही लाइन रहेगी, 3 लाइनें रहेगी मेन. तो सबसे पहली चीज, एक नंबर का डिजिट कैसे निकालेंगे आप. जैसे नंबर है 125, 125 का लास्ट डिजिट चाहिए हमको. तो हम इसको 10 से डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर यदि देखें, किसी भी नंबर को यदि 10 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट होता है. रिमाइंडर यानी शेषफल, रिमाइंडर वैल्यू. तो कैसे निकाली जाएगी, यहां पर हमने एक रिमाइंडर वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, r इक्वल n% n. ये परसेंट क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू निकालता है. मैं बता दूं जिसको यदि परसेंट के बारे में नहीं पता है, 2 ऑपरेटर यूज करूंगा मैं यहाँ पर. परसेंट का मतलब ये होता है कि 125 तो यदि आप डिवाइड कर रहे हैं 10 से, इसका रिजल्ट आएगा 5. क्लियर. यदि ये 125 को आप यदि डिवाइड कर रहे हैं 10 से, पर इस बार स्लैश यूज कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 12.5. डिवीजन का रिजल्ट आता है इससे. और यही 125 जो है, इसको यदि हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं और इस बार स्लैश नहीं यूज करते हुए डबल स्लैश यूज कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग डबल स्लैश, we are using double slash, then output will be only 12. To get quotient after division of a number, we can use here double slash. Double slash is used for integer division. Slash is used for complete accurate division. It will return complete division result, whereas double slash will return only quotient part. तो यहाँ पे हम क्वोशेंट वाला और रिमाइंडर वाला ये 2 कॉन्सेप्ट यूज करने वाले. सबसे पहला काम ये किया, जो हमारा नंबर है, नंबर सपोज 125 होगा, जो भी यूजर ने इनपुट किया होगा, इसकी वैल्यू 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आर में स्टोर किया. हमको तो सारी डिजिट्स का समेशन चाहिए होता है, तो ये एक डिजिट तो मिल गया हमको 5, इसको सम में ऐड करवा दो. हम वेरिएबल लिया हुआ है ना, सम प्लस इक्वल, ज्यादा शॉर्टकट नहीं, आराम से लिखें. फिर सम इक्वल सम प्लस आर. सम की वैल्यू 0 होगी, उसमें 5 ऐड हो जाएगा, 0 प्लस 5 सम 5 हो जाएगा. अगला डिजिट भी ऐसे ही मिलने वाला है. कैसे मिलेगा, जब 2 आएगा, सेकंड डिजिट 5 के बाद 2 भी निकाल लेंगे हम. 2 भी आएगा तो 2 भी सम में ऐड होगा, फिर 1 आएगा तो 1 भी सम में ऐड. पर ये हमको अगला डिजिट कैसे मिलेगा, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पर जो भी नंबर है हमारा, उस नंबर का एक डिजिट कम करना है उससे, तो कम हो जाएगा इससे. n इक्वल n बाय n डबल स्लैश 10. इस लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से देख लो इधर. n इक्वल n डबल स्लैश 10, n इक्वल n डबल स्लैश 10 जो लिखा है, उसका वर्किंग बड़ा अच्छे से है, देख लो, बड़ा सिंपल है. कि सबसे पहली बार हमारा नंबर कितना है बेटा, 125. 125 डबल स्लैश 10 जब पहली बार लूप रन होगा तो कितना रिजल्ट आएगा, करेक्ट 12. पहली बार आएगा रिजल्ट 12. उसके बाद सेकंड टाइम यही लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो, लूप के अंदर तो बार बार यही लाइन एग्जीक्यूट हो रही है ना, 3 बार एग्जीक्यूट होगी इस 3 नंबर के, 3 डिजिट के नंबर में. सेकंड टाइम जब एग्जीक्यूट होगी तो अब नंबर की वैल्यू कितनी है, अब नंबर की वैल्यू है 12. 12 डबल स्लैश 10 एग्जीक्यूट होगा, तो 12 डबल स्लैश 10 रिजल्ट कितना होगा, रिजल्ट होगा 1. रिजल्ट होगा 1. उसके बाद तीसरी बार भी यही लाइन एग्जीक्यूट होंगी. अब नंबर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, तो 1 डबल स्लैश 10 होगा. 1 डबल स्लैश 10 रिजल्ट कितना होगा, यस, रिजल्ट होगा 0. मतलब नंबर का एक एक डिजिट कम करने के लिए हमने ये लाइन लिखी है, n इक्वल n डबल स्लैश 10. तो यहाँ पर ये तीनों लाइन लूप के अंदर एग्जीक्यूट होती रहेंगी. पहली बार नंबर 125, उसका रिमाइंडर 5 निकला, सेकंड टाइम वो 5 ऐड कर दिया सम में, फिर नंबर का एक डिजिट कम किया, 125 को 12 बना दिया, 12 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर कलेक्ट किया, 2 वैल्यू सम में ऐड कर दिया. फिर उसके बाद 12 जो नंबर है उसका एक और डिजिट रिड्यूस किया, 12 से बना दिया उसको 1, 1% 10, रिमाइंडर आ जाएगा 1.
तो 1 भी सम में ऐड हो जाएगा। मतलब 5 2 1 ये आर की 3 वैल्यू सम में ऐड हो चुकी है। 5 + 2 8 7 7 + 1 8 सम में इतना आ चुका है। लूप फिनिश होने के बाद वी विल प्रिंट दिस रिजल्ट, प्रिंट सम, प्रिंट सम। आप यदि इस तरीके से रिजल्ट को दिखाना चाहते हैं कोर्स में तो ऐसा भी लिख सकते हैं डेकोरेशन करके थोड़ा सा। यस, आंसर विल बी सम। तो हमको आंसर 125 के केस में आंसर 8 आ जाएगा, 123 के केस में 6 आ जाएगा, 321 के केस में भी 6 आ जाएगा। जो आप नंबर देंगे, कितने डिजिट का भी नंबर देंगे, इट विल एड ऑल द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। तो बेटा ये सम ऑफ डिजिट का लॉजिक है, यूजिंग फंक्शन करना है। अब फंक्शन करना है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात फंक्शन है हमारे लिए, कि फंक्शन की प्लानिंग बड़ी परफेक्ट होना है। कैसा फंक्शन सूट करेगा, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट की यस रिटर्न नो आर्गुमेंट की यस रिटर्न यस आर्गुमेंट, यहां सूट करेगा यस रिटर्न यस आर्गुमेंट। यहाँ फंक्शन जो सूट करेगा वो यस रिटर्न यस आर्गुमेंट सूट कर सकता है। कैसे, अब देखिए, इसको विदाउट यूजिंग फंक्शन था। ये प्रोग्राम जो बनाया हमने ये था सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर यूजिंग, विदाउट यूजिंग फंक्शन था। अब यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन करके देख लें, इसको बड़ा जल्द टाइम नहीं लगेगा इसमें, कि उस फंक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा। सम ऑफ डिजिट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू सम ऑफ डिजिट करना है, तो करना क्या है, पूरा फंक्शन को अब उसमें रखने की जरूरत नहीं। आप प्लान कर लीजिए पहले क्या करना है। प्लान ये कर लें कि हम जो टास्क किस में करना है, कौन सा टास्क मेन में करवाना है और कौन सा फंक्शन से करवाना है, वो प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मेन में हम क्या करने वाले, मेन में यूजर से इनपुट लेंगे, हाउ मेनी नंबर्स, व्हाट इज द नंबर, हाउ मेनी नंबर नहीं, व्हाट इज नंबर। और दूसरा काम करना है, इनपुट और आउटपुट हम मेन में कर रहे हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहां पर सम ऑफ डिजिट कोई फंक्शन को कॉल करें और उसमें ये n पास कर दे तो हमको सीधे आंसर मिल जाए। दैट्स ऑल, ये हमारा लॉजिक है। वी वांट टू डिफाइन अ फंक्शन सच दैट इट्स नेम विल बी सम ऑफ डिजिट। वी पास दैट नंबर इनटू दिस फंक्शन and after execution of this function will return summation of digits of that number। हम ये चाहते हैं बेटा कि हम ऐसा एक फंक्शन बनाए जिसका नाम रहेगा सम ऑफ डिजिट, उसमें नंबर n एक आर्गुमेंट की तरह पास किया जाए और ये फंक्शन क्या करे, उसके डिजिट्स का समेशन निकाल कर हमको आउटपुट में दे दे। हम ये चाहते हैं, दिस इज आवर पर्पस। आ गई बात समझ में। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, कहानी तो हमारे पास पूरी लिखी हुई है। इनपुट इधर हो गया, आउटपुट इधर हो गया, बाकी वो प्रोसेसिंग जो है डिजिट के सम निकालने की वो सब ये है। यही तो चाहिए था हमको, कि सम ऑफ डिजिट निकालने की पूरी प्रोसेस। इसमें आउटपुट वाला लाइन भी हटा दो, पूरी प्रोसेस ये है। ये सम ऑफ डिजिट निकालने की पूरी प्रक्रिया को हम लोग लेके चलते हैं हमारे फंक्शन में। डेफ फंक्शन का नाम क्या, हम पहले ही डिसाइड कर चुके कि हमको नाम रखना है ये आपकी मर्जी है। फंक्शन का नाम हम डिसाइड करें, पर आइडेंटिफायर के सारे रूल लगेंगे। नेम, फंक्शन के नेम में स्पेस नहीं होना, स्पेशल सिंबल नहीं होना, अंडरस्कोर चलेगा पर डिजिट्स भी चलेंगे, पर स्टार्ट हमेशा अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर से होना, बाकी कोई दूसरे तरीके से। तो फंक्शन का नाम हमने रखा सम ऑफ डिजिट, जिसमें वी विल पास एन पैरामीटर एन, क्लियर। और उसके बाद एक चीज मिसिंग है, क्या, कॉलन। कॉलन जरूरी है फंक्शन के हेडर लाइन में। उसके बाद यहाँ पर वो सारी स्टोरी लिख दी हमने, सम इक्वल 0, फर्स्ट लाइन ये रखी हमने, इंडेंट दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद ये पूरी स्टोरी यहाँ पर वो क्या, कि जैसे यूजर से नंबर इनपुट किया 125, सम ऑफ डिजिट में 125 पास तो हो गया, पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट, एन की वैल्यू 125 आ गई, 125 के सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट होकर सम में बन के तैयार है। पर ये सम जो लूप फिनिश होगा उसके बाद हम चाहते हैं कि सम यहां पर आ जाए। तो किसी फंक्शन डेफिनेशन से कॉलिंग पर कुछ वैल्यू पास करना है तो उसका तरीका होता है रिटर्न। यस, सो हियर वी हैव टू टाइप अ रिटर्न स्टेटमेंट। हम रिटर्न क्या करेंगे,
वी विल रिटर्न सम। अब यहां से फंक्शन, मेन फंक्शन से यूजर डिफाइंड फंक्शन में कुछ पास कर रहे हैं, उसके लिए आर्गुमेंट है। ये 125 यहां से चला इसमें आ गया, 125 के ऊपर पूरा प्रोसेसिंग हुआ, कैलकुलेशन हुआ, सम तैयार हो गया। अब फंक्शन से कॉलिंग पर कुछ भेजना है तो उसके लिए रिटर्न है, तो रिटर्न सम से जो रिजल्ट 125 का रिजल्ट 8 आया वो यहाँ पर आ जाए। हमको इसको उसी की जैसा मैसेज की तरह दिखाना है, उसके पहले मैसेज भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सम ऑफ डिजिट इज इक्वल दैट नंबर, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट मेंशन कर दिया। क्लियर हो गया बेटा? बस ये प्रोग्राम रन करोगे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट में सिर्फ ऐसा मिलेगा। स्क्रीन में आउटपुट कैसा आएगा, एंटर एन, हमने एंटर एन किया 125, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा सम ऑफ डिजिट इज इक्वल 8। आउटपुट यही रहेगा। आप चाहेंगे तो ये लाइन, ये कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे कंपाइलर पर, इट वुड वर्क एज इट इज। तो बेटा ये हुआ एक और एग्जांपल यूजर डिफाइंड फंक्शन का। थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये बता दिया। अब आगे जा रहे हैं हम लोग नए टॉपिक पर। अब नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है पासिंग पैरामीटर्स इनटू फंक्शन। ये बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पासिंग पैरामीटर्स इनटू दिस फंक्शन, इनटू अ फंक्शन। देयर आर three methods to pass parameters to function। तीन मेथड है बेटा फंक्शन में पैरामीटर पास करने की। ये हमारा टॉपिक है, जिसको फ्रेश, जो कल जिसका कुछ नहीं किया था वही करना, वो बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि देयर आर थ्री मेथड्स टू पास पैरामीटर्स इनटू फंक्शन। कौन कौन सी तीन मेथड है? नंबर वन, फर्स्ट मेथड जो है वो है पोजिशनल आर्गुमेंट। नंबर वन इज पोजिशनल आर्गुमेंट। नंबर वन इज पोजिशनल आर्गुमेंट। Second method is default argument, and third method is named argument। तीन तरह की मेथड। हाँ, थर्ड जो नेम्ड आर्गुमेंट, इसको कई जगहों पर बोला जा सकता है कीवर्ड आर्गुमेंट। देयर आर थ्री मेथड्स फॉर पासिंग आर्गुमेंट, पासिंग पैरामीटर इनटू फंक्शन। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आर्गुमेंट पैरामीटर बात एक ही है, पर आप कुछ ऑथर देखेंगे इसमें तो वो यूज कर रहे हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट वर्ड किसके लिए? वैल्यू यूज्ड एट कॉलिंग लाइन, इसको बोल रहे हैं आर्गुमेंट। और पैरामीटर वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? वैल्यू यूज्ड एट फंक्शन हेडर लाइन, वैल्यू और वेरिएबल यूज्ड एट हेडर लाइन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर बात कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल नहीं है। कॉलिंग और डेफिनेशन लाइन में यूज कर रहे हैं पैरामीटर वर्ड, कॉलिंग पर आर्गुमेंट। तो देर आर थ्री मेथड्स टू पास समथिंग इनटू फंक्शन। तीन तरह की विधियां हैं जिससे आर्गुमेंट पास होते हैं फंक्शन में। एक है नेम्ड, नंबर वन है पोजिशनल, दूसरा है डिफॉल्ट, और तीसरा है नेम्ड आर्गुमेंट। तीनों बड़ी सिंपल, एक फ्लो में समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है, ध्यान देना बस स्क्रीन पर। ठीक है, एक सिंपल सी मेथड नंबर वन को देखिए। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या चीज है? कुछ नहीं है पोजिशनल आर्गुमेंट। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, आपने एक फंक्शन बनाया बेटा, एक सिंपल सा फंक्शन ले रहा हूँ, फंक्शन का नाम रखा शो। क्या करेगा वो? वैल्यू शो करता है। ठीक है, तो उसमें हमने तीन पैरामीटर रखे, ए बी सी। हम चाहते हैं कि फंक्शन जब भी हम कॉल करें, ये फंक्शन जो है एबीसी की वैल्यू शो कर दे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एबीसी की वैल्यू शो करवाने का अरेंजमेंट कर दिया। ए की वैल्यू शो करो, ठीक है, बी की वैल्यू शो करो, ए की वैल्यू, फिर बी का वैल्यू शो किया, फिर सी का वैल्यू शो किया, फिर
इस तरीके से तीनों वैल्यू शो कर दिया, b इक्वल b एंड c इक्वल c। ठीक है, कोई ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं कर रहे, कंसेप्ट समझना है हमको, कंसेप्ट पर हमारा फोकस रहे, इसलिए मैं प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी यूज कर रहा हूँ ताकि आपका मेन फोकस कंसेप्ट पर रहे। और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कम कर लेते, कुछ नहीं कर रहा है ये फंक्शन, सिंपली ए बी सी की वैल्यू शो कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी पोजिशनल आर्गुमेंट को समझना है तो क्या, यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल करना है भाई, तो कॉल करने के लिए हमने क्या किया, शो फंक्शन को कॉल किया पहली बार, शो फंक्शन को कॉल किया, इस बार वैल्यू दी हमने 1 2 3। क्लियर, अब इतना तो सबको पता पड़ गया, इतने सारे एग्जांपल यूज कर लिए हमने कि पोजिशनल आर्गुमेंट कैसे वर्क करता है। whenever we pass argument into this function, then first important thing is that passed number of argument must be matched with number of parameter of that function। पहली बात तो ये, अभी इतने में ही यदि हम इतनी गलती करते कि यहाँ पे एक पैरामीटर कम देते तो नहीं चलेगा, ये घर की बात नहीं है यहाँ पे कि चल जाएगा, नहीं चलेगा, अभी बिल्कुल नहीं चलेगा, इसमें एरर आ जाएगी। मतलब जितने फंक्शन में पैरामीटर्स हैं उतने ही वी हैव टू पास आर्गुमेंट्स। एबीसी 3 पैरामीटर आप डिफाइन करते समय लिखे हैं ना, तो फिर 3 पैरामीटर दो देना ही पड़ेगा आपको। आप सोच रहे हैं यहाँ पे एक कम कर देते हम और यहाँ 3 वैल्यू पास कर दें, वो भी नहीं। क्लियर, जितने फंक्शन में पैरामीटर्स डिक्लेयर्ड है उतनी वैल्यूज भी पास करना है, इसी के बेस पर काम करते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आगे कुछ चीजें अपडेट होगी, इसमें ऐड होगी, पर अभी तक स्टेप बाय स्टेप लेयर्ड कंसेप्ट ऐसा बिठाइए। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, सिंपल सी बात है, पहला आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पहले पैरामीटर में, दूसरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दूसरे पैरामीटर में, तीसरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू तीसरे पैरामीटर में पास होगी। तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा 1 2 3, आउटपुट मिल जाएगा पहले 1 2 एंड 3। क्लियर, यदि आपने शो फंक्शन को इस प्रोग्राम में एक और बार कॉल किया होता, if you call again this program by passing 3 1 2, तो इस बार फिर सेकंड कॉलिंग में a बन जाता 3, b की वैल्यू हो जाती 1 और c की वैल्यू 2। बात समझ में आ गई, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर में जाता है, सेकंड वैल्यू सेकंड पैरामीटर में जाता है, थर्ड वैल्यू थर्ड पैरामीटर में जाता है। जिस ऑर्डर में वैल्यूज पास हो रही उसी ऑर्डर में पैरामीटर में सप्लाई होती है। दिस इज द वे, सिंपलेस्ट वे ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट। क्लियर, तो यहां पर इस तरीके से सेकंड कॉलिंग का आउटपुट जो मिलेगा वो कैसा होगा, 1 2 3 के बाद सेकंड कॉलिंग का आउटपुट मिलेगा आपको 3 1 और 2। और एरर केस तो मैं बता ही चुका हूं बेटा, एरर केस क्या कि आपने यहाँ पे उठा के शो को कॉल किया, इस बार वैल्यू शो फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यू दे दी, केवल एक ही वैल्यू दी 1, या दो ही वैल्यू दे दी 2 1 और 2, या कुछ भी नंबर दो ही वैल्यू पास की, तो ये तो कॉलिंग हो गई, ये तो हो गया एरर, ये अनडिफाइंड कॉलिंग होगी। एक तरह से आप ऐसा फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें 2 पैरामीटर चाहिए और आपने फंक्शन जो डिफाइन किया हुआ है शो नाम का उसमें तो 3 पैरामीटर, ये नहीं चल पाएगा, ये एरर देगा बेटा, यहां तक तो एरर देगा। क्लियर होगी बात, तो यहां पर हाँ, और दूसरी चीज, पोजिशनल आर्गुमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है आर्गुमेंट को ये नंबर या फिक्स वैल्यू दी जाए, ऐसा नहीं है बेटा, आप कुछ वेरिएबल के थ्रू भी पास कर सकते हैं। आपके पास वेरिएबल x इक्वल वाई इक्वल जेड, 3 वेरिएबल की आपने सेम वैल्यू रख दी है 1, आप चाहते हैं शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसमें कुछ भी या अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है, तो आपने x y z पास किया। ठीक है, तो ये x y z जो है ये फंक्शन में x की वैल्यू a में, y की वैल्यू b में, z की वैल्यू c में जाएगी, मतलब वेरिएबल्स भी पास हो सकते हैं। इवन कोई एक्सप्रेशन भी पास हो सकता है, पोजिशनल आर्गुमेंट तक बात वहां तक सेम है कि आप चाहते हैं यहाँ पर पास करना x प्लस वाई, यहाँ सेकंड में y प्लस जेड, y प्लस जेड, और यहाँ पे आप चाहते हैं z माइनस एक्स पास करना, सारा एक्सप्रेशन फॉर्मूला सब कुछ पास हो सकता है। ये कैसे होगा मैं बता दूं, एक्स वाई जेड 1 1 है तो यहाँ पे 2 पास होगा, पहले 1 प्लस 1 2 होगा, 2 पास होगा ए में, ए की वैल्यू 2 बनेगी। y प्लस जेड 1 प्लस 1
b का वैल्यू 2 बनेगा, z माइनस एक्स 1 माइनस 1, c का वैल्यू 0 बनेगा। मतलब ए बी सी को वैल्यू क्या मिलेगी? 2 2 0। ठीक है, मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट में लिटरल भी पास हो सकते हैं, वेरिएबल भी पास हो सकता है, और कोई एक्सप्रेशन भी पास हो सकता है, पर एक्सप्रेशन पहले वहीं इवेल्युएट हो जाएगा कॉलिंग लाइन पर, फिर पास होगा। तो इस तरीके से ये पोजिशनल आर्गुमेंट सबसे सिंपल टॉपिक, और अभी तक यही करते भी आ रहे थे हम। ठीक है, इनके आउटपुट तो आपको क्लियर हो ही होंगे। एक्स वाई जेड का आउटपुट 1 1 1 आता, तीसरा आउटपुट 1 1 1 आता, और इसका आउटपुट होता 2 2 0, थर्ड लाइन का आउटपुट 0, और एक लाइन का तो आउटपुट मैं बता ही चुका हूँ कि इसका बीच में आउटपुट एरर रहेगा, क्योंकि इसमें पूरे पैरामीटर्स पास नहीं हुए। क्लियर? नाउ अब सेकंड मेथड पर जा रहे हैं पोजिशनल आर्गुमेंट के बाद, जो ज्यादा नहीं है, ये तो कोई दम वाली बात नहीं, लगी होगी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट रहेगा तो बेटा कमेंट में टाइप कीजिए। सेकंड जो है, सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन, वो है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। बहुत यूज करेंगे हम इसको, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सेकंड, तीन मेथड थी बेटा, तीन मेथड है पैरामीटर्स पास करने की। देयर आर टोटल 3 मेथड्स टू पास पैरामीटर। वन इज पोजिशनल, सेकंड वन इज डिफॉल्ट, थर्ड वन इज नेम। तीन मेथड होती है आर्ग्यूमेंट पास करने की, डिफॉल्ट, नंबर 1 पोजिशनल, नंबर 2 डिफॉल्ट, नंबर 3 नेम। तीन मेथड होती है, वन इज पोजिशनल, देन डिफॉल्ट, थर्ड वन इज नेम। पोजिशनल हो चुका है, डिफॉल्ट शुरू करने जा रहे हैं। देख लीजिए जल्दी से डिफॉल्ट क्या होता है एक्चुअल में। डिफॉल्ट ये होता है बेटा, ये फंक्शन बनाते समय हमारे दिमाग में कुछ अलग आया, क्या वो देखो ध्यान से। यही शो फंक्शन जो है, हमको पाइथन प्रोग्रामिंग एक फैसिलिटी देता है कि whenever you define function and you are using some parameter in its definition, you can also supply, you can also set default values of these parameter। मतलब क्या, अब ध्यान से समझना इसको। हम ये चाहते हैं कि जब ये शो फंक्शन को कोई कॉल करते समय वैल्यू पास करे, शो को कॉल करते समय हमने वैल्यू पास की थी ना अभी 1 2 3, तो आउटपुट आया था 1 2 3। आउटपुट क्या था? 1 2 3 आया था, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ठीक है, वैसे ही यदि इसी फंक्शन को कॉल करते समय यदि हम वैल्यू किसी पैरामीटर की न दे, हम चाहते हैं कि ए और बी की वैल्यू हमने पास की, पर सी की वैल्यू यदि न दी जाए, यहां से पास ही न की जाए, तो ऑटोमेटिकली वो सी की वैल्यू को 10 ले ले। तो सी की वैल्यू को हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप खुद ब खुद ले ले। whenever we are not passing any value of any parameter, then it will take its default value। हम चाहते हैं सी की डिफॉल्ट वैल्यू कुछ सेट हो जाए, हम चाहते हैं 10 सेट हो जाए। तो ये चीज आपको फिर डिसाइड करनी पड़ेगी फंक्शन की हेडर लाइन में। यू कैन डिसाइड डिफॉल्ट वैल्यू हियर। फंक्शन को डिफाइन करते समय ही आपको उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना पड़ेगी हेडर लाइन में ही। आ रही बात समझ में? तो यहां पर हम इस डेफिनेशन में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर चुके हैं थर्ड पैरामीटर का, जिसका नाम है सी। इसका मतलब ये कि जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे और यदि हमने सी का वैल्यू पास नहीं किया, तो इट विल टेक डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सी। इस स्थिति में ये फंक्शन इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। आ रही बात समझ में? पर इसमें इतना आसान नहीं है, आसान तो सभी है, एकदम इतना सीधा सीधा नहीं है। इसमें भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, सुनना है, ध्यान से रखना। ये तो उस बात समझ में आ गई। मतलब ये प्रोग्राम रन करेंगे, अभी भी इसमें क्या हुआ, अभी यहाँ पे आपने और खुरापात की अपनी, और एक ही वैल्यू पास करी, फंक्शन को 5 ही पास किया। क्या होगा इससे? रन करेगा ए की वैल्यू, ये कॉलिंग में तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और सी की वैल्यू आपने पास नहीं की, तो सी की वैल्यू अपने आप को डिफॉल्ट ले लेगा 10। तो इसका आउटपुट 1 to 10 हो जाएगा। यहां इस कॉलिंग में तीनों वैल्यू पास की थी हमने कॉलिंग पर, ए की वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 चला जाएगा, और सी की आपने वैल्यू पास की है 3। तो पास्ड वैल्यू यूज होगी कि डिफॉल्ट वैल्यू? हमेशा पास्ड वैल्यू को प्रायोरिटी मिलती है, डिफॉल्ट वैल्यू इस बार इग्नोर होकर सी की वैल्यू 3। तो आउटपुट इसका 1 to 3 रहेगा इस लाइन का, और इस लाइन का आउटपुट 1 to 10 रहेगा। पर इस लाइन का आउटपुट क्या रहेगा? इस लाइन का आउटपुट कुछ नहीं रहेगा, ये एरर होगा, क्योंकि यहां पर ये बात इम्बैलेंस हो गई कि आपने एक कंपलसरी पैरामीटर ए की वैल्यू तो दे दी 5, बी भी एक तरह का कंपलसरी पैरामीटर ही है,
जिसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं है वो कंपलसरी हो जाता है, उसकी वैल्यू देना ही देना है आपको, तो आपने इसकी वैल्यू तो दी नहीं, इस वजह से एरर आ जाएगी। क्लियर। एक और एरर का केस ध्यान दीजिएगा। सपोज हियर वी डिफाइन फंक्शन लाइक दिस, हमारी मर्जी आई, हमारे दिमाग में आया कि हम चाहते हैं बी की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दें। हमने डिफॉल्ट वैल्यू बी की सेट कर दी 15, हम चाहते हैं बी की डिफॉल्ट वैल्यू 15 सेट करें, सी की नहीं चाह रहे थे डिफॉल्ट वैल्यू। तो बी की डिफॉल्ट वैल्यू 15 सेट करना ये इलीगल है, ये रॉन्ग है इस केस में। मतलब ये कि ड्यूरिंग, ये एरर है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है बेटा? डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते समय बेटा आप ध्यान रहे, डिफॉल्ट वैल्यू विल बी सेट फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ योर पैरामीटर। मतलब आपके पास यदि 3 पैरामीटर है, 3 पैरामीटर हमारे पास ए बी सी, तो आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू बी की देना है, तो फिर इसको सबसे लास्ट में रख दो। एक ऑप्शन आपके पास ये, मतलब इसका करेक्शन एक जो हो सकता है वो ये कि आप बी की डिफॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं ना, कोई बात नहीं, दे दीजिए बी को इधर सरका के लिखिए फिर आप, मतलब जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं उसको सबसे लास्ट में रखो। यदि आप बीच में ही रखना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लास्ट वाले की भी डिफॉल्ट वैल्यू देना पड़ेगी। मतलब यहाँ पर बी की डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे दी 10, बी की डिफॉल्ट वैल्यू 10 दे दी, तो आपको जल्दी से फिर सी का भी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू का अरेंजमेंट कर देना चाहिए। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू सबसे लास्ट पैरामीटर की सेट की आपने, ठीक है, करेक्ट। या फिर आप सेट कर सकते हैं लास्ट और सेकंड लास्ट की, वो भी करेक्ट। या आप सेट कर सकते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट की, ये भी करेक्ट। या फिर लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट एंड सो ऑन। समझ में आ गई होगी बात कि डिफॉल्ट वैल्यू सेटिंग जो है राइट हैंड साइड से की जाए। जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू आपको सेट करना है उन सबको लास्ट लास्ट में रखा जाए। सारे डिफॉल्ट वैल्यू वाले सब राइट हैंड साइड में एक तरफ होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने पहले पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, दूसरे की दे दी और तीसरे की नहीं दी, चौथे की दे दी, पांचवे की नहीं दी। डिफॉल्ट पैरामीटर वाले सारे पैरामीटर जो होना चाहिए वो राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए। ये तो रॉन्ग नहीं है, ये कॉपी पेस्टिंग में रॉन्ग लिखा हुआ आ गया, ये राइट हो गया। अब क्यों राइट हो गया ये? क्योंकि यहाँ पर हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे चुके हैं इसकी, तो ये भी करेक्ट। रॉन्ग क्या होता है एक और केस देख लो, रॉन्ग क्या होता है एक और केस देख लो कि यहाँ पे हमने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, तो फिर ये हो गया रॉन्ग। इस केस में सॉल्यूशन क्या होता है? इसको राइट करना होता है कि हम दो की डिफॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं, ए और बी, किसी की नहीं। तो आप फिर अपनी सेटिंग प्रोग्राम की ऐसी कर लो कि ये इसको डिफाइन करते समय आप यदि इसको राइट करना चाह रहे हो, डिफॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हो, तो इसमें सी को पहले रख दो, प्रॉब्लम सॉल्व। अब हो गया राइट। सी को लास्ट में रखने के बाद जो कंपलसरी पैरामीटर है जिनकी वैल्यू आप डिफॉल्ट नहीं सेट कर रहे हैं, तो वो उसको सबसे पहले रखा जाए। बाकी जितने डिफॉल्ट वैल्यू होल्डर्स पैरामीटर हैं उनको राइट साइड में रखा जाए, लास्ट, सेकंड लास्ट पे रखा जाए। क्लियर? आगे जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद अभी देख ले कुछ डाउट यहाँ तक हुआ है क्या, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े थर्ड टाइप पर, नेम्ड आर्गुमेंट पर। प्लीज कोई डाउट हो तो लिखिए बेटा, मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ। कमेंट सारे, कोई डाउट हो तो लिखिए बेटा, मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ। राखी बेटा पोजिशनल आर्गुमेंट अभी शुरू कर रहे हैं, राखी का कमेंट देखा मैंने, बाकी सबने नो नो सर, नो सर लिखा। अच्छा, पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं समझ में आया, ओके बेटा एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ पोजिशनल आर्गुमेंट। नीरज लिख रहे हैं हाउ कैन वी पुट आर्गुमेंट आफ्टर सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू। हाँ, नीरज बेटा
कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं नीरज, कि दोनों का कॉम्बिनेशन। तो बेटा ये तीनों जब टॉपिक हो जाएंगे तो हम नेम्ड और इन सबके कॉम्बिनेशन पर भी आएंगे। ओके, क्या बिना डिफॉल्ट वैल्यू के हम उसे पास कर सकते हैं कोई भी वैल्यू? बिना डिफॉल्ट वैल्यू के, सिद्धांत का क्वेश्चन है, बिना डिफॉल्ट वैल्यू के कोई भी वैल्यू तो वैसे भी पास कर ही रहते हैं बेटा। डिफॉल्ट वैल्यू से फायदा क्या हो रहा है बेटा? डिफॉल्ट वैल्यू से हमको फ्लेक्सिबिलिटी ये मिल रही है कि आप वैल्यू पास करो या ना करो। हमने इसकी सी की डिफॉल्ट वैल्यू रख दी है ना, तो इसका हमारे पास एडवांटेज ये है कि थर्ड पैरामीटर की वैल्यू आप चाहो तो दो, तो वही वैल्यू यूज होगी जो आपने पास की है। और यदि आपने वैल्यू पास नहीं की तो फिर डिफॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। ये दो लाइन में आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा नीरज, कि हमने पास किया यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू को कोई काम नहीं आई, एबीसी की 1 2 3 यूज हो गया, आउटपुट 1 2 3 आ गया। सेकेंड टाइम सी का वैल्यू पास नहीं किया था हमने, तो डिफॉल्ट वैल्यू काम आया। इस एग्जीक्यूशन में ए बी की वैल्यू तो वहीं से आई है 1 2, पर सी की नहीं पहुंची थी वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू काम आएगी 10, तो आउटपुट में आ गया 1 to 10। अच्छा, पोजिशनल आर्गुमेंट बीच में जो डाउट था उसके बारे में बता दूं बेटा। पोजिशनल आर्गुमेंट में सिंपली कोई अलग चीज नहीं है। पोजिशनल आर्गुमेंट मतलब जिस ऑर्डर में आपने पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हैं उसी ऑर्डर में वैल्यू पास की जाती है फंक्शन से। फंक्शन को कॉल करते समय 1 ए में पास होगा, 2 बी में पास और सी 3 में पास होगा। रूल के नाम पर रूल बस इतना है कि पोजिशनल आर्गुमेंट मेथड में जितने आप पैरामीटर डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन की हेडर लाइन में, उतनी ही वैल्यूज पास करना कंपल्सरी है। उससे एक भी कम या एक भी ज्यादा करेंगे तो एरर हो जाएगा। क्लियर? ये रूल है पोजिशनल आर्गुमेंट का, तो मैंने ये एरर भी बताया था। पोजिशनल आर्गुमेंट सबसे सिंपल सी बात है कि जितने आप फंक्शन डेफिनेशन में पैरामीटर्स डिक्लेयर कर रहे हैं उतनी वैल्यू उस पोजीशन पे पास करनी पड़ेगी, और ये उसी ऑर्डर में पास होती है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर में, सेकंड वैल्यू सेकंड पैरामीटर में, थर्ड वैल्यू थर्ड पैरामीटर। जैसे सेकंड लाइन की कॉलिंग भी देख लो, ये 3 किस में जाएगा? ए में जाएगा, 1 बी में और सी में 2 जाएगा। क्लियर? इस तरीके से पास होगी वैल्यू। अब उसके बाद नेक्स्ट तीसरी मेथड पर जा रहे हैं हम लोग। थर्ड मेथड वो है कीवर्ड आर्गुमेंट और नेम्ड आर्गुमेंट। तीसरी मेथड जो है वो है नेम्ड आर्गुमेंट मेथड। अब ये नेम्ड आर्गुमेंट भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ध्यान से सुन लेना, बहुत आसान है। नेम्ड आर्गुमेंट क्या है? एक्चुअल में आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम वही लेते हैं हम शो, कि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन का नाम रख रहे हैं शो। करेगा क्या फंक्शन? इट विल शो आवर पास वैल्यू। फंक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रख रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं बना रहे, ताकि आपको आसानी से कंसेप्ट पर आपका फोकस रहे।